सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, तो जिस चीज का आपको था इंतजार मैं लेके आ गया हूं आपके साथ, दैट इज द रिवीजन ऑफ ऐसे 800 की सीरीज। सबसे पहले इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 800 एंड एक बात याद रखना, ये सीरीज थोड़ी स्पेशल है। दिस इज द लकी सीरीज। सर लकी सीरीज क्यों? देखो, मैंने जो अपना फर्स्ट बेबी शो जीता था ना, वो 8 फरवरी को जीता था। माई बर्थ डेट इज 26 जून और सीए फाइनल में आई ऑल इंडिया रैंक 8। सो दिस सीरीज इज वेरी स्पेशल, तभी इसको बोला जाता है स्पेशलाइज्ड एरियाज। अगर आप अपने स्टडी मटेरियल में भी देखोगे तो चैप्टर की जो हेडिंग है उसका नाम क्या है? सर स्पेशलाइज्ड एरियाज। एंड इसी स्पेशलाइज्ड एरियाज में हम स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे 800 के साथ। सर ऐसे 800 क्या कहता है? सबसे पहले तो भाई साहब इसमें स्पेशल क्या है? मैंने कहा स्पेशल है वो लोग जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं। स्पेशल है वो लोग जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, यानी अभी आप एज अ ऑडिटर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करोगे, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट अवेलेबल फॉर जनरल यूज। ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, दीज आर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको कहते हैं ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बने हैं एज पर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? तो आप सबको पता है, देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। हाँ सर, तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बना है, ये आम लोगों के लिए नहीं बना, मैंगो पीपल के लिए नहीं बना, स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बना है, इसको कहते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जैसे नॉर्मल एफआरएफ होता है, फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस, ये भी वैसे ही होता है, फेयर प्रेजेंटेशन और कंप्लायंस। अब सर ये स्पेशल लोग कौन है? मैंने कहा 3 लोग हैं। इन 3 लोगों को मैं प्यार से बोलता हूं सीआरसी टर टर टर। सीआरसी टर टर टर। आईसीआई ने 3 एग्जाम्पल दे रखे, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने 3 याद रखने हैं। सर इनका क्या मतलब है? मैंने कहा सबसे पहले एंटिटी के क्रेडिटर्स। हो सकता है एंटिटी के क्रेडिटर्स कहे कि हम आपको गुड्स क्रेडिट पे दें, उससे पहले हम जानना चाहते हैं आपकी वर्किंग कैपिटल पोजीशन कैसी है, कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। तो वो चाहते हैं आप अपने अकाउंट्स एक बार कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनाओ। सर हम तो अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं। देखो अक्रूवल बेसिस सबके लिए, जब आप स्पेशली क्रेडिटर्स के लिए बना रहे हो तो आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी है। तो पहला एग्जांपल जो आईसीआई देता है वो कहता है क्रेडिटर्स के लिए आपने फॉलो करी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरह अगर आपका कोई रेगुलेटर है, आपका कोई लॉज एंड रेगुलेशन में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सर रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब आप एक लिस्टेड कंपनी हो, आपका रेगुलेटर कौन है? सेबी। सेबी कहता है कि हमको आपके फाइनेंशियल एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के हिसाब से चाहिए, तो रेगुलेटर आ जाएगा। इसी तरह आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर है। सर कॉन्ट्रैक्टर मतलब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है? मैंने कहा डेट एग्रीमेंट है, बोरोइंग एग्रीमेंट है, क्योंकि अब आप सामने वाले से पैसे ले रहे हो तो जैसे वो चाहेगा वैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देने पड़ेंगे। तो ये 3 एग्जांपल ऐसे आपको देके चलता है। यही 3 एग्जांपल मैंने भी आपको बुक में दे रखे हैं, एग्जांपल्स ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इसी के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा आपको स्टडी मटेरियल के बैक क्वेश्चन में और हमारे क्वेश्चन बैंक में। तो पहला क्या कहता है सर? कैश रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल बोलो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसके लिए? क्रेडिटर के लिए। इसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस किसके लिए? फॉर अ रेगुलेटर और फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर। तो प्यार से बोलेंगे सारे बच्चे सीआरसी टर टर टर। क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर। एक और बार, क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर। क्या ये पहला पॉइंट क्लियर है? हाँ, तो इस चैप्टर में 3 से 4 चीजें ये जो इंपॉर्टेंट है, पहली चीज हो गई। अब आ जाओ सर, बेसिक्स तो समझ आ गए, बेसिक्स तो समझ आ गए। यहां जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बनेंगे, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बनेंगे। ऑडिट भी वैसे ही होगा जैसे सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में होता था। अब इस ऐसे को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सर क्या क्या? सबसे पहले क्या चीजें आप कंसीडर करोगे जब आप इस तरह की एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो? ठीक है सर, एक्सेप्ट करने के बाद जब आप इसको प्लान और परफॉर्म करोगे एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो इसके अंदर क्या स्पेशल बातें रहेंगी उसकी बात करेंगे। एंड लास्ट में रिपोर्टिंग पार्ट विच इज वेरी वेरी इजी। ठीक है सर, सबसे पहले सर आते हैं एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट। मुझे बताओ, जब आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़े तो कौन सा ऐसे था जिसमें एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने की बात होती है, एंगेजमेंट के एग्रीमेंट की बात होती है? सर एक्सेप्टेंस होती थी ऐसे 220 में, और जो एंगेजमेंट एग्री होता था, एग्रीमेंट बनता था, वो ऐसे 210 में बनता था। तो यहां पे सबसे पहले तो आपने देखना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एफआरएफ। क्या जो एफआरएफ है वो आपको एक्सेप्टेबल है कि नहीं? ये एक्सेप्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? ऐसे 210 के जो हम फैक्टर्स पढ़ते थे, क्या फैक्टर्स थे? आई एम श्योर आप भूल गए होंगे कई सारे बच्चे, डोंट वरी, अभी हम रिवाइज करके चलेंगे। ये कहता है कि हमको मीट करनी है। मुझे बताओ एफआरएफ की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, आपको कैसे पता लगेगा एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं? एक्सेप्टेबल किसके लिए होना चाहिए?
सर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए। ये स्पेसिफिक यूजर्स कौन है? CRC, टर क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर आप इन स्पेसिफिक यूजर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को मीट कर रहे हो तो क्या मैं बोल दूं FRF एक्सेप्टेबल है? हाँ सर। अब एक बात बताओ, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है जहां से मैं ये एक्सेप्टेबल FRF चुनूं? तो ICAI कहता है 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, बस ध्यान से समझ लो क्या क्या। ये कहता है कोई स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जैसे कि ICAI। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कहां बनते हैं? ICAI के अंदर बनते हैं, ठीक है सर। इसी तरह कोई लॉज एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं जो आपको स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब करके दे दे। फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013, वो आपको बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड AS के बारे में। इसी तरह आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जो आपको गाइड कर दे कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से बनाने हैं। तो आपका जो FRF है वो कहां कहां से आ सकता है? बोलो 3 जगहों से। एक तो स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक ICAI, एक आ सकता है किसी लॉ और रेगुलेशन के अंदर से जैसे कंपनीज एक्ट हमको AS और इंड AS का ज्ञान देता है, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इन तीनों जगहों से आ सकता है, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो स्टैंडर्ड्स ICAI बताए, जो स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट बताए, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए? हाँ सर, ऐसा हो सकता है, इनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो डील एज पर ऐसे 210। सर 210 में कैसे डील करते हैं? मैंने कहा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। बस आपके कोर्स में इतना लिखा है कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो एज पर ऐसे 210 डील कर लेना, ठीक है सर। तो अभी तक हमने क्या सीखा? इधर देखो, हम इंगेजमेंट एक्सेप्ट कब करेंगे? जब FRF एक्सेप्टेबल होगा। FRF एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं, ये ऐसे 210 की फील्ड में चलना है। अब ये किसके लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए सर? दिस शुड बी एक्सेप्टेबल फॉर द स्पेसिफिक यूजर जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं। अब आ जाओ सर, एक्सेप्टेबिलिटी के लिए आपके FRF में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। इसको क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। अब जल्दी से बताओ क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। ये वही एट्रीब्यूट्स है जो मैंने आपको ऐसे 210 में पढ़ाए थे। सबसे पहले देखेंगे नेचर, दो चीजों की, नेचर ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंटिटी की नेचर का क्या मतलब है? मैंने कहा अगर कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका FRF अलग होता है, कोई नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका FRF अलग होता है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो आपने देखी नेचर ऑफ द एंटिटी। इसी तरह आप देखोगे नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है लाइक ओनली अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दो चीजों की नेचर देखी, एंटिटी की नेचर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नेचर। अब देखो पर्पस। सर पर्पस का क्या मतलब है? ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ये भी ऐसे 210 सिखाता है। एंड लास्ट में आप देखोगे लॉज एंड रेगुलेशन। लॉज एंड रेगुलेशंस का क्या मतलब है आपको पता होगा। अगर आज की डेट में कोई लिस्टेड एंटिटी है तो एज पर द कंपनीज एक्ट, एज पर द सेबी रूल्स, उसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंड AS के हिसाब से बनाने हैं। तो जैसा लॉज एंड रेगुलेशन कहता है वैसा वैसा आपको करके चलना पड़ेगा। तो ये कहता है इन एट्रीब्यूट्स को आप यूज कर सकते हो इन डिसाइडिंग whether the FRF is acceptable or not। अब इन एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज करना है? दिस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्या यहां तक बेसिक बेसिक बातें समझ आ रही हैं? हाँ सर समझ आ रही हैं। अब एक बात बताओ, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बहुत थ्योरेटिकल बात हो गई, अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक एंटिटी बिक रही है, ये बिक रही है एंटिटी, ठीक है सर। जब एंटिटी बिक रही है तो क्या इसकी वैल्यूएशन होगी? हाँ, आपने AFM में सीखा ही है कि वैल्यूएशन होती है। क्या कोई नेट एसेट्स मेथड सीखा है? हाँ सर, नेट एसेट्स मेथड सीखा है, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अब मान लो जिस इंसान को मैं एंटिटी बेच रहा हूं उसने कहा कि आप अपने डेटर्स की वैल्यूएशन कैसे करेंगे? ग्रॉस डेटर्स माइनस प्रोविजन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डेटर। उसने कहा जब आप प्रोविजन बनाओ ना तो याद रखना जो भी डेटर्स 3 महीने से ज्यादा पुराने हैं, जो भी डेटर्स 3 महीने से ज्यादा पुराने हैं उस पे आप 100% प्रोविजन बनाओगे। क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? क्या ऐसा रियल लाइफ में होता है? क्या ऐसा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। ऐसा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होता। ये ओवर प्रूडेंट है। दिस इज समथिंग विच इज ओवर प्रूडेंट। दिस इज नॉट न्यूट्रल। दिस इज नॉट न्यूट्रल एज कंपेयर टू द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। यहां आपके चैप्टर का ऐसे 800 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। यहां ऐसे 800 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। जल्दी से इधर देखो, सबसे पहले पार्ट में शुभम सर ने क्या कहा था, मैं क्या सिखाऊंगा? कंसीडरेशंस व्हेन एक्सेप्टिंग सच असाइनमेंट। जल्दी से बताओ असाइनमेंट कब एक्सेप्ट करोगे? जब FRF एक्सेप्टेबल होगा। जब हमको FRF एक्सेप्टेबल होगा तब एक्सेप्ट करेंगे। अब मुझे बस थोड़ा सा ना ज्ञान बता दो, ये FRF आता कहां से है? सर ये FRF आता है स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन लाइक ICAI,
ठीक है, इन बातों को बस आप रीड कर लेना। या ये कहां से आएगा, मैंने कहा लॉज एंड रेगुलेशन, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है सर। या तीसरा मैंने और क्या बताया था सर, ये किसी कॉन्ट्रैक्ट से भी आ सकता है। अब मैंने आपको क्या बोला था सर, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट। बताओ कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में, आईसीआई और लॉज एंड रेगुलेशन। देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड द लॉज एंड रेगुलेशन। जब भी ऐसा होगा इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, तो आपको ऐसे 210 के एक्शंस के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है सर। अब एक बात बताओ सर, हमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स देखने हैं। तो ये कहता है आपने देखना है कि फ्रेमवर्क में वही एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जो ऐसे 210 ने बताए। बताओ क्या क्या एट्रीब्यूट्स बताए थे, इधर देखो क्या क्या एट्रीब्यूट्स बताए थे सर, आपने 5 एट्रीब्यूट्स बताए थे। हमें कहीं ना कहीं देखना है नेचर ऑफ द एंटिटी, कि ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उस हिसाब से एफआरएफ होगा। फिर आपने देखना था नेचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट सेट है या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नेचर हो गया। अब देखो पर्पस, पर्पस किसका, पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल पर्पस है, स्पेशल पर्पस, एंड लास्ट पॉइंट वाज लॉज एंड रेगुलेशन। जैसा लॉज एंड रेगुलेशन कहेंगे वैसा एफआरएफ उठाएंगे। ये बेसिक बेसिक बातें बस आपने समझ के चलनी है, ठीक है सर। इसके बाद ये वही एग्जांपल दे रखा है जो मैंने आपको बताया था। कई बार फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नेट एसेट्स की ऑन द डेट ऑफ सेल, तो हो सकता है आपका जो सेलर है और जो परचेजर है वो बोले हमें अलाउंसेस यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन अनकलेक्टेबल अकाउंट रिसीवेबल, ये हमें काफी प्रूडेंट बनाने हैं, ये हमें काफी प्रूडेंट बनाने हैं। तो दिस इज कंसीडर्ड टू बी नॉट न्यूट्रल व्हेन कंपेयर्ड विद द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। तो यही एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आप ज्यादा प्रोविजन बना रहे हो तो इसको न्यूट्रल नहीं माना जाएगा एज कंपेयर्ड टू द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ गई है सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, एंड दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने अभी तक आपको याद करने के लिए क्या बोला सर, आपने याद करने के लिए बोला सबसे पहले तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको इसमें याद रख के चलनी है वो है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। व्हाट विल बी द रोल ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी कंसीडरेशंस व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग सच ऑडिट। तो सबसे पहले इधर देखो, ये कहता है आपने अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ही करना है। जैसे आप अपने बाकी ऑडिट्स करते हो एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये भी ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होगा। और सारे ऐसे इसका राजा कौन है, ऐसे 200 उय्या कासा, ऐसे 200 उय्या कासा, यानी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 200 क्या कहता है सर, आपने कंप्लाई करना है हर चीज के साथ, ऑल द रेलिवेंट एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, प्लस ऑल द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर, सबके साथ कंप्लाई करके चलो, ठीक है सर। और इंडिपेंडेंट रहना, मैंने कहा वेरी गुड। ये कहता है आपने हर उस ऐसे के साथ कंप्लाई करना है जो आपके लिए एप्लीकेबल है, मैंने कहा वेरी गुड, अनलेस द ऐसे इज इररेलेवेंट और द रिक्वायरमेंट इज इररेलेवेंट। कई बार ऐसा होता है हम नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पाते, कई बार ऐसा होता है हम नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर नहीं कर पाते तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करते हैं। सो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस जब आप नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर ना कर पाओ तो अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर करके चलना। क्या यहां पे मैंने आपको कुछ नया बताया? नहीं, जो बातें बेसिक्स हमने पहले से सीख रखी है उनको रिवाइज करा दिया। अब आती है सर स्पेशलिटी 3 आइटम्स की। बताओ ये 3 आइटम्स क्या है? 320, 260, 700। कम ऑन, 320, 260, 700 चैप्टर खत्म होने वाला है, फटाफट फोकस कर लो बाबू, ठीक है सर। 320 में हम बात करते हैं मटीरियलिटी की। सबसे पहले सर एक बात बताओ, यहां जो मटीरियलिटी निकलती है वो मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? मैं तो कहता हूं फालतू में गई, भाड़ में गई सारी बातें। इधर देखो, मटीरियलिटी का मतलब क्या होता है सर? When is the information considered to be material? आज मैं सीए इंटर के बच्चे को बुलाऊंगा ना, वो भी बता देगा, अब तुमको बताना पड़ेगा। बोलो सर, इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। हाँ, पूरी डेफिनेशन बोलो। इंटरव्यू में बैठोगे तुम, सामने बैठा होगा हीरो, सवाल पूछेगा तुमसे, लाखों का नौकरी का वो है सवाल, जवाब दो। मटीरियलिटी क्या होती है? व्हेन इज द इंफॉर्मेशन कंसिडर्ड टू बी मटीरियल? सर, इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल व्हेन इट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने कहा वेरी गुड, यानी तुम कहना चाहते हो मटेरियल वो इंफॉर्मेशन है जिससे कहीं ना कहीं मेरा इकोनॉमिक डिसीजन, जो भी मैं एंटिटी को लेके लेना चाहता हूं, सपोज मैं एंटिटी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता, वो अफेक्ट हो सकता है। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, क्या तुमको समझ आ रहा है मैं किस डायरेक्शन में ले जा रहा हूं? हाँ सर समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं यूजर को ध्यान में रख के मटीरियलिटी बनाई जाती है। तो अब मुझे बताओ, हम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात करें तो क्या हम जनरल यूजर्स की बात करेंगे या स्पेसिफिक यूजर्स की? विल वी टॉक अबाउट द जनरल यूजर्स और स्पेसिफिक यूजर्स? सर, स्पेसिफिक यूजर। तो देखो क्या कहता है, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली ऑडिट करते हो तो आप क्या कंसीडर करते हो?
कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर। बट जब बात होती है एसपीएफएस, एसपीएफएस का क्या मतलब है? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जीपीएफएस, स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एसपीएफएस। वेरी गुड सर। जब एसपीएफएस होगा तो हम किसकी इंफॉर्मेशन नीड्स कंसीडर करेंगे? उन स्पेसिफिक यूजर्स की, उन इंटेंडेड यूजर्स की जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल सीआरसी, टर टर टर, सीआरसी, टर टर टर, क्रेडिटर, रेगुलेटर और कॉन्ट्रैक्टर, जो उनकी नीड्स है उनको ध्यान में रख के हम मटेरियलिटी बनाएंगे। अब इन्होंने इसमें एक मसालेदार बात डाली। क्या हो सकता है? कंपनी जो है और जो इंटेंडेड पार्टी है, ये दोनों अपने बीच में एक एग्रीमेंट कर ले जिसमें मैनेजमेंट बोले कि इस पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के नीचे गलती होगी, इस पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के नीचे गलती होगी तो हम ठीक नहीं करेंगे। हो सकता है मैनेजमेंट बोल दे इस पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के नीचे गलती होगी तो हम ठीक नहीं करेंगे, और यह बात उसने इंटेंडेड यूजर से एग्री कर रखी है। क्या इस बात से फर्क पड़ता है? ऐसे 320 में आप क्या मटेरियलिटी निकालोगे? द आंसर इज नो। जब मैंने आपको ऐसे 320 पढ़ाया तो मैंने ऐसी कोई फालतू बात की ही नहीं थी कि आपको मैनेजमेंट और इंटेंडेड यूजर के एग्रीमेंट को देख के मटेरियलिटी पे कोई फर्क पड़ता है। तो देखो क्या कहता है, इन केस ऑफ एसपीएफएस मैनेजमेंट कैन एग्री विद द इंटेंडेड यूजर कि भाई इस थ्रेशहोल्ड के नीचे जो भी गलती मिलेगी हम उसको ठीक नहीं करेंगे। बट क्या इसका यह मतलब है हम 320 के हिसाब से मटेरियलिटी ना निकाले? ना 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 ना, निकालनी पड़ेगी। दिस डजंट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी एज पर 320। जैसे वो पहले निकालता है वैसे अभी निकाल के चलेगा। क्या ये बेसिक बात समझ आई मटेरियलिटी की? हाँ। तो मैंने कहा मटेरियलिटी में स्पेशल क्या था? जनरल यूजर्स नहीं, इंटेंडेड यूजर। प्लस अगर मैनेजमेंट और यूजर के बीच में कोई एग्रीमेंट है कि इससे बिलो हम गलती ठीक नहीं करेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, 320 की मटेरियलिटी निकाल के चलो। पहली बात तो सीख गए सर। दूसरी चीज मेरे को क्या सिखानी थी? टीसीडब्ल्यूजी। दूसरी चीज मेरे को दिखानी थी टीसीडब्ल्यूजी, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी। इधर देखो, क्या मुझे टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करना पड़ता है? हाँ, ऐसे 260 में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कहीं ना कहीं टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बननी चाहिए। बट अब एक बात बताओ, क्या आपके जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रहे हैं उनका बनने का तरीका और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने का तरीका अलग अलग है? हाँ, क्योंकि दोनों का एफआरएफ अलग है। इसका एफआरएफ इज द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, इसका इज द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। क्योंकि दोनों का बनावट अलग है, तो मुझे एक बात बताओ, टीसीडब्ल्यूजी कौन होता है? जो ओवरसी करता है, जो ओवरसी करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो एक बात बताओ, जब इनके प्रोसेस अलग अलग है तो क्या इन दोनों का टीसीडब्ल्यूजी अलग अलग हो सकता है? फील की बात है, फील से जवाब दो। अगर इनके प्रोसेसेस अलग है, जनरल का प्रोसेस अलग, स्पेशल का अलग, तो क्या इनको ओवरसी करने वाला टीसीडब्ल्यूजी अलग हो सकता है? द आंसर इज यस, अलग हो सकता है। तो जब आप कम्युनिकेट करोगे स्पेशल पर्पस के लिए तो आप डिफरेंट टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट कर सकते हो। सर क्या बात बोल रहे हो? मैंने कहा यही लिखा है। ऐसे 260 आपको क्या कहता था पहले ये समझते हैं। टू कम्युनिकेट विद द पर्संस इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, समटाइम्स टीसीडब्ल्यूजीज आर आल्सो इन्वॉल्वड इन मैनेजिंग द एंटिटी। ठीक है सर, तो उस हिसाब से फिर आप उनसे एक बार ऑलरेडी बात कर चुके हो। अब जो मसालेदार बात है वो आती है। अब देखो, when the complete set of general purpose financial statement is also prepared by the entity, those responsible for the oversight of SPFS may not be the same as the TCWG of GPFS। हो सकता है SPFS के TCWG और GPFS के TCWG अलग अलग हो, तो उनसे अलग अलग बातें करना। क्या ये बेसिक बात समझ आ रही है? हाँ सर, ये तो बड़ी मजेदार बात है। मैं तो कह रहा हूं फील से पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। एंड लास्ट पॉइंट इज SA700। सर SA700 क्या है? मैंने कहा बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है। जैसे SA700 के सारे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आते थे कि आप टाइटल लिखते थे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर आप लिखते थे हमारा ऑडिट ओपिनियन क्या है, फिर आप लिखते थे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद आपका सिग्नेचर, आपका प्लेस, आपकी लास्ट में जितनी भी चीजें आ जाती थी, वैसे ही इसमें भी आएगा। यूडिन वुडिन इसमें भी आएगा, सेम टू सेम रहेगा। बस इसमें आपने एक स्पेशल बात ध्यान रखनी है जो यहां लिखी है। ठीक है, उससे पहले यहां पे इन्होंने एक बात लिखी है कि आपको अपना एफआरएफ डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको बताना पड़ेगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो किस हिसाब से बने हैं। क्या वो आपने एज पर कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, या आपके पास अगर मैनेजमेंट बहुत सारे एफआरएफ्स अवेलेबल थे, बहुत सारे एफआरएफ्स अवेलेबल थे और आपको चॉइस करनी थी, तो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें ये बात भी आएगी कि उसको चॉइस करनी थी। तो ये वाला जो पार्ट है, मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, इसको प्लीज रीड कर लेना। फ्रॉम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू मे बी हेल्पफुल। अब एक बात समझना, देखो क्या है सर, यूजर को कैसे पता लगेगा? यूजर को कैसे पता लगेगा ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट है या स्पेशल पर्पस? आपको इसके लिए पैरा डालना पड़ेगा, आपको यूजर को अलर्ट करना पड़ेगा कि भाई ये तेरे लिए नहीं है, भाई ये तेरे लिए नहीं है, ये मैंने किसी क्रेडिटर के लिए बनाई है, ये मैंने किसी रेगुलेटर के लिए बनाई है, या ये मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर के लिए बनाई है। तो देखो क्या कहता है,
जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कहीं ना कहीं किसी और पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका रेगुलेटर है, एग्जाम्पल सेबी, वो कह दे कि भाई इसको तो आपने पब्लिकली अवेलेबल करना है अपनी वेबसाइट पे, तो दोस्त एज अ ऑडिटर आपने लोगों को अलर्ट करना है, आपने लोगों को अलर्ट करना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए बने हैं, एंड क्योंकि स्पेशल पर्पस है तो ये किसी और पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस है तो किसी और पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है ना, घर में जो खाना बनता है वो किसी ऐसे पर्सन के लिए बनता है जो बीमार है, हाँ, तो खाने के साथ वो लिख देते ना कि दिस इज नॉट सुटेबल, दिस इज नॉट सुटेबल फॉर हेल्दी पीपल, दिस इज फॉर बीमार ओनली। तो याद रखना आप इसमें क्या बोलोगे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस के लिए बने, ये खाना इसके लिए बना है, ये किसी और के लिए सुटेबल नहीं है। क्या ये बेसिक फील समझ आ रही है? हाँ सर समझ गए। अब लास्ट में आप इसी के लिए एक पैरा डाल देते हो, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। तो देखो क्या कहता है, कहीं ना कहीं लोगों को अलर्ट करने के लिए आप एक पैरा डाल दो, आप एक पैरा डाल दो, इन एडिशन टू अलर्ट आप डाल दो एक पैरा जिसमें आप लिख दो इट इज इंटेंडेड सोनली फॉर द स्पेसिफिक यूजर, जो भी वो इंटेंडेड यूजर है, CRC टर क्रेडिटर रेगुलेटर कॉन्ट्रैक्टर, उसका नाम लिख दो और लिख दो कि दिस कैन बी अचीव्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें आप एक पैरा डालोगे जिसमें आप बोलोगे कि दिस इज इंटेंडेड सोनली फॉर दिस यूजर एंड इसको आप आगे डिस्ट्रीब्यूट मत करो। सर क्या आप हमको दिखा सकते हो एक रिपोर्ट में कैसे आता है? तो मैंने आपको कहा था ना, देखो ऐसे 700 की जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है वैसे ही है। अब बताओ ये किस स्पेशल यूजर के लिए बनाई गई है? सर ये बनाई गई है फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। जो होल्डिंग कंपनी थी उसके लिए कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बनाई गई है फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, अगर आपको पता रहेगा, मैं थोड़ा सा एक लेवल आगे जा रहा हूं, चलेगा? चलेगा सर। अगर आपको पता रहेगा कंसोलिडेशन करने के लिए ना, जो होल्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं और सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ये दोनों अलाइंड होने चाहिए, ये दोनों सेम एफआरएफ के हिसाब से होने चाहिए। अगर सेम एफआरएफ के हिसाब से होंगे तभी आप इनको जोड़ सकते हो। तो कई बार सब्सिडरी को होल्डिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग के साथ कंसोलिडेशन करने के लिए इसी स्पेशल पर्पस के लिए अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। तो आपको अगर पता होगा कोई सब्सिडरी अगर एएस में बना रही है तो होल्डिंग के साथ कंसोलिडेट करने के लिए उसको इंड एस पे जाना पड़ता है। तो दिस इज द स्पेशल पर्पस जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने थे, जो मैं आपके लिए प्रैक्टिकली लाया हूं। ठीक है सर। अब अगर आप देखो ओपिनियन वैसा का वैसे ही है, बेसिस ऑफ ओपिनियन वैसा का वैसे ही है कि हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करे, वो सारी बातें इसमें लिखी है। लास्ट में जैसा मैंने आपको कहा था कि आपको एक पैरा डालना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज। तो इसमें आप सबसे पहले क्या बोलोगे, दीज आर इंटेंडेड ओनली फॉर द स्पेशल यूजर, नॉट फॉर द अदर यूजर्स, नॉट सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पस। ठीक है, ये बात आपने लिख दी। ठीक है, प्लस आपने कहीं ना कहीं हेडिंग डाल दी कि बाकी लोग इसको यूज ना करें, बाकी लोग इसको यूज ना करें, हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो आपने यहां पे लिखा इंटेंडेड सोनली फॉर द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। कोई भी बंदा अगर इसको यूज करता है अदर देन द कंपनी और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी, उनके अलावा हम किसी को भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये बेसिक सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब जल्दी से फटाफट देखो, आईसीआई ने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके स्टडी मटेरियल में, उनको गो थ्रू कर लेते हैं। सीए ललिता इज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। शी इज ऑल्सो ऑफर्ड द प्रोफेशनल वर्क ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एज पर द लोन एग्रीमेंट। मुझे बताओ लोन एग्रीमेंट क्या, मैंने बोला था CRC टर में आ जाएगा, क्रेडिटर रेगुलेटर कॉन्ट्रैक्टर। तो दिस इज अ लोन एग्रीमेंट और अ लोन कॉन्ट्रैक्ट। तो आप सीधा सीधा बोलोगे इसने एक्सेप्ट भी कर लिया और सोचा कि मैं अदर मैटर पैराग्राफ डाल के ये बात बता दूंगी। तो मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, अप्रोच ऑफ दिस सीए ललिता इज प्रॉपर। ठीक है, एंड ये बात ये ओम पैरा में डाल सकती है, बेसिक बात समझ के चलना। अगला है सर सीए लक्ष्मी। She has prepared a draft audit report for the financial statement of X Limited, prepared as per the financial reporting provisions of a contract. Again, ये financial reporting provisions जो general purpose framework के हिसाब से बने या special purpose framework? सर contract is a special purpose framework. ठीक है सर। तो ये कहता है कि besides she has also drawn the attention in the draft audit report to the note number A of the financial statement, जहां पे ये basis of accounting लिखा है, प्लस ये चाहती है कि कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है मिसयूज ना हो। तो मुझे बताओ क्या मैंने आपको मिसयूज अवॉइड करने के लिए बात बताई थी? हाँ, आप कहीं ना कहीं पैरा डाल सकते हो अलर्टिंग द यूजर्स की सर ये सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, सबके लिए नहीं है, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। प्लस आप एक हेडिंग डाल दो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, एंड उसमें आप ये बात लिख सकते हो दैट इट इज इंटेंडेड ओनली फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स। क्लियर है? क्लियर है सर। तो इसी तरह से इन्होंने पैरा डाल रखा है, वी ड्रॉ द अटेंशन, जहां पे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के बारे में लिखा है, प्लस इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर एनी अदर पर्पस, इट इज इंटेंडेड ओनली फॉर 2 कंपनीज जिनकी बात कर रखी है, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड।
यहां आपकी पूरी की पूरी रिवीजन कंप्लीटली फिनिश होती है ऑफ ऐसे 800। आई होप पूरा का पूरा ऐसे एंड टू एंड आपको क्लियर है। इसमें बस आपने 3 चीजों पे फोकस करके चलना है। एक तो ये अलर्ट एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। तीसरी चीज थी ये नॉर्मल एसेस प्लस 3 एसेस का तड़का, मटीरियलिटी, टीसीडब्ल्यूजी और एसए 700। एंड द लास्ट थिंग इज सीआरसी क्रेडिटर रेगुलेटर कॉन्ट्रैक्टर। आई होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन। देखो बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। जो 800 की सीरीज है इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है 5 नंबर का। प्लीज इसको एकदम अच्छे से पूरी शिद्दत से एक बार वापस आप भी रिवाइज कर लीजिएगा और एक बार क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड यस लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, फेस पे स्माइल रखें क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे।